और इसी मकसद से मैं आज भी आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे रोष प्रकट कर रहे हैं, क्या आक्रोश है आपके मन में, क्या आपके मुद्दे हैं और कैसे आप मिलकर लड़ना चाहते हैं, इस पर एक रिपोर्ट करने के लिए हम दिल्ली से आए हैं। रात को 2 बजे हम लोग अपने टीम के साथ अपने घर से निकले हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग बड़ौदा की एयरपोर्ट पे हम लैंड हुए और वहाँ से हम यहाँ पर आए। लेकिन नितेश भाई अलावा ने इंसिस्ट किया कि मैं अपना जो अनुभव है, जो भी मेरा छोटा मोटा अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं भी भारत के सफर में आदिवासियों से मिलने के सिलसिले में मुझे जारवा जनजाति के लोगों से लेकर उड़ीसा के उन आदिवासी समुदायों से मिलने का भी मौका मिला जिनको बताया जाता है, जिनके बारे में ये प्रचारित किया जाता है कि वे बेहद खतरनाक हैं। मुझे निकोबार आइलैंड जाने का भी मौका मिला और हाल ही में हमारी टीम मणिपुर से लौटी और मैं भी भारत, जो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के मसलों पर चर्चा करता है, चाहे वो आदिवासियों की संस्कृति का सवाल हो, उनके आंदोलन का सवाल हो, उनके जो संवैधानिक कानूनी अधिकार हैं उनका मसला हो, या फिर उनके खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, या फिर उनके बारे में जो संसद में कानून पास होते हैं, उन्हीं के बारे में, सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के बारे में मैं भी भारत का चैनल काम करता है। इसकी शुरुआत राज्यसभा टीवी से हुई थी। मैं भी भारत कार्यक्रम के जरिए हमने आदिवासी भारत को कवर करना शुरू किया, उनके मुद्दों को रिपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन एक वक्त आया जब मुझे ये कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक पक्ष दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ उनकी जीवन शैली दिखानी है। और उस मौके पर मुझे लगा कि ये सही समय है जब मुझे सरकारी नौकरी का लोभ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस 3-4 साल में मुझे ऐसा लगा था कि आदिवासी भारत बहुत बड़ा है और बहुत बड़े मसले हैं। और मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। और उन मुद्दों पर बात इसलिए नहीं हो रही है कि मीडिया के जो मालिक हैं उनका भी इंटरेस्ट आपकी जमीन में, आपके खनिज में, आपके संसाधनों में, नदियों, पहाड़ों, जंगलों में है। तो मैंने विदा ली राज्यसभा टीवी से और अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत की और उसका नाम भी मैं भी भारत ही रखा। और उसके पीछे समझ ये है कि जिसे राष्ट्रीय मीडिया कहा जाता है, जिसे मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है, जो तथाकथित मुख्य धारा का समाज है, उसमें आदिवासियों की चर्चा सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक कारणों से होती है। उनको संविधान में विशेष अधिकार क्यों मिले, क्या कारण है कि आदिवासी की जमीन को बचाने के लिए खास प्रावधान किए गए, उस पर चर्चा नहीं होती है। सही कहा अभी हम उनसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे कि जब मणिपुर पर चर्चा को लेकर विपक्ष बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था संसद में, वन संरक्षण कानून 1980 को संशोधित कर दिया गया, जिसके बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये कह चुका है कि वो आदिवासियों के अधिकार के लिए घातक है। अनुसूचित जनजाति आयोग एक ऐसी संस्था है जिसके अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी से ही आते हैं। उन्होंने ये बात कही, उन्होंने चिट्ठी लिखी पर्यावरण मंत्री को और अपनी नाखुशी जाहिर की। तो इस तरह के मुद्दे राष्ट्रीय बहस में आ पाए, इस तरह की खबरों पर
विस्तार से चर्चा हो सके, इसके लिए हमने इस YouTube चैनल की स्थापना की है। दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं भाषण देने में बहुत ट्रेंड नहीं हूं। आदिवासियों से मैंने जो सीखा, इतने सालों में मैंने जो देखा, ये बात सही है कि आदिवासी भारत भी विविधताओं से भरा हुआ है। सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, सैकड़ों तरह की वेशभूषा है। जैसे आपका ये पीले रंग का गमछा है, हम जब बोडो और राभा आदिवासी समुदायों से असम में मिले तो उनके हरे और गुलाबी रंग के गमछे होते हैं। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग धार्मिक आस्थाएं हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो जारवाओं से लेके भील, भिलाला, बारेला, गोंड, उरांव, संताल या फिर वो आदिवासी समुदाय जो आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संख्या में बहुत छोटे रह गए हैं। हिलखड़िया हैं, मांगड़िया हैं, लोधा हैं, पहाड़ी कोरवा हैं, पहाड़ियां हैं झारखंड के, और ऐसे में कितने ही नाम ले सकता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारे देश की जो 75 अनुसूचित जनजातियां हैं उनको पीवीटीजी कहा जाता है, यानी कि वो विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। और उनमें से कई आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या में नकारात्मक ग्रोथ रेट दर्ज हो रही है, यानी कि उनकी जनसंख्या में या तो ठहराव है या उनकी जनसंख्या कम हो रही है। खैर, ये बड़े मसले हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि विविधता के बावजूद आदिवासियों में कुछ खास बातें हैं जो बिल्कुल एक जैसी मिलती हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि सामूहिकता। आप किसी भी आदिवासी समुदाय के नृत्य को देखें, कमर में हाथ डाल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के नृत्य करते हैं। मैंने मध्य प्रदेश में भी देखा, गुजरात में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, निकोबार में भी देखा, पूर्वोत्तर के राज्यों में देखा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में देखा। एक सामूहिकता। आज भी अगर आप जारवाओं के बारे में, मुझे मौका मिला उनकी 2 लड़कियों को इंटरव्यू करने का। आप जानते हैं कि जारवाओं के इलाके में जाने पर भी पाबंदी है, 10 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन मुझे ये मौका मिला एक पत्रकार के तौर पर, मैं एकमात्र पत्रकार होने का ये दावा कर सकता हूं जिन्होंने औपचारिक तौर पर 2 जारवा लड़कियों का इंटरव्यू किया, और उन्होंने बताया कि आज भी उनका समुदाय मिलकर शिकार करता है और बांटकर खाता है। अगर कोई परिवार शिकार में हिस्सा नहीं ले पाता है, बीमार है, तो उस परिवार को भी बराबर का हिस्सा दिया जाता है। ऐसी परंपराएं बहुत, लगभग सब आदिवासी समुदायों में एक वक्त में थी। बहुत सारे बदलाव आदिवासी समुदाय के समाजों में भी आए हैं। दूसरा, जो सबसे बड़ी समानता जो आदिवासियों में है, जमीन के साथ आदिवासियों का रिश्ता। आप नागालैंड की बात करें, नागालैंड में कोनियाक, आओ और अंगामी समुदाय, जो सबसे बड़े 3 समुदाय माने जाते हैं, उन तीनों से मुझे मिलने का मौका मिला, लंबा समय उनके साथ बिताने का मौका मिला। आप उनका इतिहास पढ़िए। उन्होंने अंग्रेजों से लेकर और वर्तमान सरकारों तक लगातार अपनी जमीन को बचाने का संघर्ष किया है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर उनके, और मानते हैं, ये उनका विश्वास है। उनकी जितनी भी धार्मिक आस्थाएं, मैं आपको क्या समझाऊंगा, आप खुद आदिवासी हैं, उनका सब कुछ जमीन से जुड़ा हुआ है। आप नागालैंड से अगर झारखंड आ जाइए, बिल्कुल अलग आपको लगेगा सिविलाइजेशन के तौर पर। अभी हम कोल्हान रीजन में गए, वहां पर मान की मुंडा व्यवस्था, वहां पर प्रशासन को एक बाकायदा कस्टमरी लॉ कोर्ट स्थापित करना पड़ा है, जो परंपरागत नियमों से आदिवासी समाज के फैसले करता है। झारखंड में भी चाहे संताल परगना एक्ट है, चाहे वो नागपुर टेनेंसी एक्ट है, आदिवासियों के संघर्ष और शहादत से वो कानून हासिल हुए।
और इसी तरह से आप छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश जहां भी चलते चले जाएंगे, जमीन के साथ आदिवासियों का रिश्ता जब आप जाते हैं, वो एक ऐसा रिश्ता है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन ये भी बात सच है कि अंडमान निकोबार से लेके, झारखंड से लेके और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां आदिवासी की जमीन पर सरकार या सरकार के जरिए उद्योगपतियों की नजर नहीं है। और हम जब झारखंड गए तो वहां लैंड बैंक बनाने की चर्चा सुनी। हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप विकास विरोधी ब्रांड कर दिए जाएंगे अगर आप इस तरह की रिपोर्टिंग करेंगे। मैंने उनसे एक ही बात मैं कहता हूं जब इस तरह की बात मुझे कही जाती है कि आप उदाहरण सहित समझाइए। जहां जहां भी आदिवासी को आपने विकास के लिए विस्थापित किया, आपने उड़ीसा में गोबर घाटी नाम की जगह थी, वहां पर 12 आदिवासियों को मार दिया था एक बड़े उद्योगपति की जमीन को जमीन देने के लिए। क्या वहां पर सचमुच में आदिवासियों की जिंदगी बदली है? हम गए तो ऐसा हमें नहीं लगा। नर्मदा के विस्थापित आप सब मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लोग के उनका क्या हाल हुआ है। अभी हमने लंबी रिपोर्टिंग उस पर की। तो जमीन के साथ आदिवासी का रिश्ता और आदिवासी की जमीन पर हमला, ये पूरे देश में आपको एक जैसा मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन और बहुत लंबा बोलने का मेरा इरादा नहीं है, लेकिन जब मैं आज यहां आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि पूरे शहर की सड़कों पे आदिवासी लड़के लड़कियां गर्व से रैली निकाल रहे हैं, नाच गा रहे हैं। आप लोग यहां बैठ के मणिपुर पर चर्चा कर रहे हैं। मणिपुर में हमारा चैनल साइज में भी छोटा है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि मैं भी भारत पहला ऐसा चैनल था जिसके पास कम संसाधन थे, उसके बावजूद हम वहां के आदिवासी इलाकों में गए। कानपुर और चुराचांदपुर में पहुंचने वाला कोई पहला न्यूज चैनल अगर था तो मैं भी भारत था, क्योंकि आदिवासी औरतों के ऊपर जो वहां जुल्म हुए उस पर सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों ने फाइल की। आप अभी भी चेक कर सकते हैं कि किस तारीख को हमने वो रिपोर्ट फाइल की है। पूरे देश में जब वायरल वीडियो हुआ 2 महिलाओं के साथ जो बदसलूकी हुई, वहां पर जिस तरह की वारदात हुई, उसके बाद सरकार, प्रधानमंत्री और देश में हलचल पैदा हुई। लेकिन हमारी ये कोशिश है लगातार कि जो आदिवासियों के मसले हैं, जो आदिवासियों के हक और अधिकार की बातें हैं और उन हक और अधिकार पर जो हमले हैं, वो लगातार रिपोर्ट हो। इसीलिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं आपके बीच में। और ये माइक मेरे हाथ में इत्तेफाक से आ गया है, क्योंकि मैं आपके नेताओं का आग्रह टाल नहीं पाया। लेकिन आप लोगों के बीच में हम अगले कुछ दिन रहेंगे और आपसे बात करेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि जब मणिपुर पर सरकार खामोश थी, चर्चा को टालने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त में देश के आदिवासी अलग अलग राज्यों में मणिपुर के मसले पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप असहमत हो सकते हैं, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खामोश रहते हैं तो आपकी खामोशी खतरनाक होती है। इसलिए बोलना जरूरी है। तो दोस्तों, बहुत सारी कहानियां हैं। एक छोटी सी कहानी, क्योंकि अभी मुझसे पहले के वक्ता आपको बहुत सारे उदाहरण दे रहे थे, शहादत याद दिला रहे थे आपको, बिरसा मुंडा से लेके और टाटिया भील से लेके और भी बहुत सारे, कितने नाम लिए जा सकते हैं। मैं अंडमान निकोबार में था। अंडमान निकोबार की एक वक्त में सबसे बड़ी जनजाति होती थी जिसको आज ग्रेट अंडमानी के नाम से जाना जाता है।
उनके कुछ बच्चों को हॉस्टल में रख के सरकार वहां के पोर्ट ब्लेयर के विवेकानंद स्कूल में पढ़ाती है। उन बच्चों से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप अपने इतिहास के बारे में क्या जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारा इतिहास हमें यह बताता है कि जब भी हमने मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज पर भरोसा किया, उसने हमें धोखा दिया। उन्होंने एक घटना सुनाई और वो घटना रिकॉर्डेड है। वो घटना अंडमान निकोबार के इतिहास में रिकॉर्डेड है। पोर्ट ब्लेयर की जेल से 4-5 कैदी भागे, वो निकले और जो रास्ता उन्होंने लिया वो ग्रेट अंडमानीज जो आदिवासी हैं उनके इलाके से होकर जाता था। उनका संघर्ष हुआ, बाकी सारे लोग मारे गए, लेकिन एक आदमी उनमें से बच गया और उसको जो ग्रेट अंडमानी ट्राइब थी उनके चीफ के सामने पेश किया गया और चीफ ने उनको माफ कर दिया। और इतना ही नहीं, जब वो उस जनजाति के लोगों के साथ रहने लगा, चीफ ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। और जब रॉस आइलैंड पर जो हेडक्वार्टर था अंग्रेजों का, ग्रेट अंडमानीज ने यह भांप लिया था कि अभी एक जेल बनाई है अंग्रेजों ने, यहां पर पूरे हमारे आइलैंड को कब्जा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये योजना बनाई कि जितने भी नौजवान हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं उस अनुसूचित जनजाति में कि जो युद्ध कर सकते हैं, वो सारे मिलके अंग्रेजों पर हमला बोलेंगे। सुबह 4 बजे का समय रखा गया। सारे नौजवान, सारे वो लोग जो लड़ सकते थे वो जमा हुए और वो व्यक्ति जिसको उन्होंने आसरा दिया था उसको कहा कि तुम पीछे रह जाओ, महिला और बच्चों का ख्याल रखना। और ये लड़ने के लिए निकल पड़े। वो आदमी दूसरे रास्ते से निकला और अंग्रेजों के पहरेदार को जाके इन्फॉर्म किया कि तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। और जब वो आदिवासी वहां हमला करने पहुंचे, वो चारों तरफ से घेर कर मार दिए गए। ये इतिहास में दर्ज है कि ग्रेट अंडमानी आदिवासी कैसे इस जमीन से खत्म हो गए। उनकी भाषा बोलने वाला आज एक भी व्यक्ति नहीं है। सरकार गणतंत्र दिवस पर उनके कुछ लोग लेकर दिल्ली आती है, लेकिन मैं जानता हूं, आप रिपोर्ट देख सकते हैं, आज भी मौजूद है यूट्यूब पे, मैं भी भारत की, एक भी ऐसा बच्चा नहीं बचा है जिसे आप प्योर ग्रेट अंडमानी कह सकते हैं। क्योंकि उस उम्र के सारे लोग उस समुदाय के मारे गए, उस लड़ाई में शहीद हो गए। आप जब कभी पोर्ट ब्लेयर जाएं तो देश की आजादी के लड़ाई के प्रतीक की काला पानी की जेल को तो जरूर देखें, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण स्मारक वहां पर है। उस मेमोरियल का नाम है अबरडीन स्मारक। अबरडीन का युद्ध उस युद्ध को कहा जाता है जिसमें ये सारे ग्रेट अंडमानीज मारे गए थे धोखे से। उस मेमोरियल पर जाना, क्योंकि वो वहां आदिवासियों की शहादत का बड़ा स्मारक है, उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, आज दुनिया भर के जो मूल निवासी हैं, जो इंडिजिनियस पीपल हैं, जो आदिवासी हैं, वो अपनी पहचान, अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक होने का सबूत दे रहे हैं और उसमें आप लोग शामिल हैं। और मुझे भी ये मौका मिला कि मैं आपके बीच में अपने अनुभव के बारे में थोड़ी बहुत बात कर सकूं। तो दोस्तों, मैं भी भारत की ये कोशिश है कि आदिवासियों की आवाज बन सके। आप पूरी तरह से आप देखिए उस चैनल को, और जब भी आपको लगे कि आपका कोई ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में होना चाहिए, तो प्लीज हमें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी कि आपने मुझे इतनी देर सुना, इतनी गर्मी में भी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया बोलने। बहुत